होप सो आप सब सही हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे फर्दर मूव करवाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर बोल दीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, देखिए लेट्स से एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कंडक्टर है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या दिया, क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, क्यू चार्ज। इसकी कैपेसिटेंस लेट से सी है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। क्यू चार्ज देने से इसकी पोटेंशियल होगी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। और इसके सराउंडिंग में लेट से एयर प्रेजेंट है, एयर बोल दीजिए या वैक्यूम बोल दीजिए, क्योंकि परमिटिविटी तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो दोनों की सेम हम मान के चलते हैं। तो होगा क्या, यहां पे कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, एज यू ऑल नो। तो C इज इक्वल टू क्यू और यहां पे V किसके इक्वल है, के क्यू बाय आर। ये कौन सा क्यू है, जो चार्ज दिया गया है। और जिस ये क्या है, वो पोटेंशियल ना बोल के इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल लेंगे। क्यों बोल लेंगे, फर्दर लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, ये निकल के आता है R बाय के। क्या उसे क्या हो गया, तो R बाय के। यू नो वेरी वेल K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाय के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब यहां पे किसी चार्ज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो बेसिक फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, उसमें ऑल्दो क्यू है और वहां पे V भी है, बट जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे ना तो यहाँ पे कोई चार्ज का डिस्कशन हुआ, ना यहाँ पे किसी पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र हुआ। R क्या है, डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। मैंने कहा था शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये क्या है, परमिटिविटी है। मतलब कुछ फैक्टर कैपेसिटेंस का डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के ऊपर और कुछ डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। कौन सा मीडियम, जिसने इस कंडक्टर को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। अगर इसकी जगह और कोई मीडियम होता, एयर की जगह कोई और मीडियम होता जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी लेट से एप्सिलॉन आर थी, क्या थी, एप्सिलॉन आर, तो उस टाइम पे इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्योंकि हमें एक्चुअली में यहाँ पे रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखना पड़ेगा और हमें सभी को पता है कि किसी भी मीडियम की अदर देन वैक्यूम उसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगी। तो ये अब ये देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। किसके ऊपर, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। और हमें सबको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी एक से हायर वैल्यू रखती है अदर देन वैक्यूम। तो जितना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी मीडियम की, ठीक है, उतना ज्यादा उसके बॉन्ड मुश्किल से टूटेंगे, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मॉलिक्यूल बड़ी मुश्किल से स्प्लिट होंगे। अगर मुश्किल से स्प्लिट होंगे तो हम ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, एयर के अंदर जितना चार्ज दे सकते हैं। अगर उसके सराउंडिंग में एयर को रिप्लेस कर दिया जाए कोई ऐसे मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत लार्ज वैल्यू रखती है, बहुत लार्ज वैल्यू रखेगी, रिलेटिव परमिटिविटी लार्ज वैल्यू, इट मींस उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। अगर वो बहुत आसानी से नहीं टूटेंगे तो हम बहुत चार्ज देके हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अचीव कर सकते हैं कि वहां तक मॉलिक्यूल स्प्लिट ही ना करें। तो जितना ज्यादा
मीडियम का एप्सिलॉन आर होगा उतना ज्यादा ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो डायमेंशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में किस बात के ऊपर डिपेंड भी करता है कि उस कैपेसिटर को किस मीडियम ने सराउंड कर रखा है। ठीक है, अब इसी में हम आगे देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का कैपेसिटेंस देखेंगे कितना होता है। अर्थ को एक टाइम के लिए स्फीयर मान के चलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। अर्थ को हम स्फीयर मान के चलेंगे, तो अर्थ की अगर कैपेसिटेंस देखेंगे 4 पाई, अर्थ को किसने सराउंड कर रखा है, ओब्वियसली वैक्यूम ने, तो यहां पे कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अगर ये अर्थ की है तो रेडियस भी किसकी, अर्थ की, तो यानी जब मैंने सोल्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी 9 × 10⁹, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 × 10⁹, और r की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, मींस 6400⁻³ मीटर। इसकी यूनिट्स हैं जो भी है, क्या यूनिट थी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 711 × 10⁻⁻6 फैराड। इसी चीज को लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। अब एक बात बताइए, अब अर्थ इतना बड़ा एक रेडियस रखता है, इतना एक ह्यूज कंडक्टर उसका आप मान सकते हो, तो जब उसकी कैपेसिटेंस ही माइक्रो फैराड में है, तो ये जो छोटे मोटे हमारे कैपेसिटर हैं इनकी कैपेसिटेंस किस में होगी, पिको में, नैनो में। ठीक है कि नहीं है। अमूमन आपको जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको कभी भी कैपेसिटेंस फैराड में नहीं दिया मिलेगा, क्योंकि फैराड जब अर्थ का ही माइक्रो फैराड की रेंज का है तो और कैपेसिटर का तो बेटा आप समझ ही सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जब हम कंडक्टर को क्या कहते हैं, चार्ज देते हैं, तो उनके अंदर एक तरह की एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी कैपेसिटर जब चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, तो उसके पास क्या आ जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसे आ सकती है देखते हैं। आपको पता है कि अगर ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, तो इसको जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज कहां पर रहेगा, इसके सरफेस पे। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली वो ट्रेवल करता है, या वो किस रीजन में बंद होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R to इंफिनिटी में बंद होता है। सेंटर में इसके ओरिजिन को लेके चल रहा हूं, इसके सेंटर को क्या मान के चल रहा हूं, ओरिजिन। तो अगर इसकी रेडियस R है तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। ये आपको सबको पता भी है। और वैसे भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है उसकी जो वैल्यू है वो भी कहां से कहां तक वेरी करती है, R to इंफिनिटी। ओके, मैं चाहता हूं इसको क्यू चार्ज मिल जाए। क्या मिल जाए, क्यू चार्ज। बट एकदम से तो क्यू चार्ज हो, शुरू में क्या होगा, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, शुरू में इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो मैं चार्ज को लेके आ रहा हूं, हमें पता है जब भी चार्ज कैरी करके लेके आता है वो इन्फिनिटी से कैरी करके लेके आना पड़ता है। कहां से, इन्फिनिटी से। मैंने इसको सबसे पहले डी क्यू चार्ज दिया, कहीं ये आइसोलेटेड था, कहीं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब मैं एक सबसे पहले डी क्यू चार्ज को उठा के लेके आया और मैंने जब इसको दिया तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। ठीक है कि नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको डी क्यू, पहला डी क्यू के बाद इसके पास कुछ चार्ज आ गया। जब अगला डी क्यू लेके आया तो इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, कि मैं जब इसको यहां से डी क्यू लेके आऊंगा तो मेरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक टाइम पे ऐसा हुआ, किसी टाइम पे यहां पे कितना चार्ज आ गया, स्मॉल क्यू। कितना आ गया, स्मॉल क्यू। फर्दर
फिर मेरे को यहां से डी क्यू चार्ज उठा के लेके आना पड़ा इन्फिनिटी से, और मेरे को देना है इसको। बट कंडीशन ये है, आप डी क्यू को बहुत स्लोली कैरी करके लेके आओगे, यानी कि जब कैरी करोगे तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जानी चाहिए, 0। यानी बहुत स्लो आपको मूव करवाना है, इस हिसाब से मूव करवाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं होनी चाहिए उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसको बहुत स्लो मूव करवाना है, अगर कहें तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, 0। अब क्या हुआ, यहां पे वैक्यूम है, मान लो यहां पे कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कूलम्बिक फोर्स है। क्या है, कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब अब आप जो वर्क डन करोगे वो किसके अगेंस्ट करना है, वो किसके अगेंस्ट करना है, वो हमें किसके अगेंस्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट। यानी हमें वर्क डन करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इस तरह से करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आए, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आए शुड बी इक्वल टू 0। और अगर एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया है तो वो तो पक्का प्लस डेल्टा यू के इक्वल होता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करता तो वो पक्का कितना आता, माइनस डेल्टा यू। ओके, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू। बट हमें काम करना है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और किसके अगेंस्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट। तो हमारा जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स का वो प्लस डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी जो भी मेरे को वर्क डन करना पड़ा वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में। पोटेंशियल एनर्जी तो एज सच हम कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, ठीक है कि नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर किसी का कॉन्सेप्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, जब यहां पे क्यू चार्ज था तो इसके पास पोटेंशियल थी के क्यू बाय आर, और फिर आपने इसी सिचुएशन में इसको डी क्यू चार्ज और दिया, तो उसके लिए आपने छोटा सा वर्क डन किया होगा, लेट्स से डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एज वी ऑल नो, वी इंटू डी क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो छोटा सा वर्क डन डी क्यू को देने के लिए, बट ऐसे ऐसे तो बहुत डी क्यू देने हैं। तो टोटल वर्क डन अगर मेरे को देखना है, आई हैव टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, आई हैव टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू। तो वी डी क्यू, वी डी क्यू, वी को यहां पे इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो आप इसी जगह पे आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। इस मोमेंट पे जब इसके पास स्मॉल क्यू चार्ज था, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू देखूं तो किसके को आ गया, क्यू बाय सी। किसके को आ गया, क्यू बाय सी। तो नहीं, यहां पे जब मैंने पुट किया क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इसकी जो भी कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि फिक्स है। तो 1 बाय सी क्यू डी क्यू, लिमिट आएगी क्या होगी, शुरू में कितना चार्ज था, 0, और फाइनली कितना चार्ज चाहते हो सर, कैपिटल क्यू। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। लिमिट जब पुट करेंगे तो आ गया 1 बाय 2 सी क्यू स्क्वायर। यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में। जब हमें पता है जब इन्फिनिटी पे चार्ज था, जब इन्फिनिटी पे चार्ज था उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, 0 होती है। ओके, यहां से तो यही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पे जो एनर्जी आती है वो किसके को लगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इसको फर्दर चेंज करते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट करोगे तो यहां से आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी, ऊपर बनेगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे से सी गया तो सी वी स्क्वायर। फर्दर सी को क्या मैं क्यू बाय वी लिख सकता हूं, सी को मैंने क्या लिख दिया, क्यू बाय वी। लास्ट मोमेंट की बात तो चल रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी स्क्वायर, एक वी से एक वी गया तो हाफ क्यू वी। जो भी आपको ठीक लगे आप उसी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू वी। ये वाली वी नहीं है, इसको वी डैश मान लीजिए, आप इसको भी क्या मान लीजिए, वी डैश। तो यानी यहाँ पे वी डैश लिख देते हैं।
ये वो पोटेंशियल है जो टोटल चार्ज देने से आई। ये वाली पोटेंशियल कौन सी है? जो टोटल चार्ज देने से आई है। ये वाली पोटेंशियल थी जब हमारे पास क्या था? स्मॉल क्यू चार्ज था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, कभी कंफ्यूज जाओ कि सर मैंने चार्ज की वैल्यू को भी बदल दिया फिर भी पोटेंशियल आपने सेम कैसे रखी। नहीं नहीं बेटा, जब स्मॉल क्यू चार्ज था तो V डैश पोटेंशियल थी, और जब क्यू चार्ज आया तब पोटेंशियल कितनी है? V। इसको पोटेंशियल ना बोल के इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं तो यानी अगर एनर्जी स्टोर की बात की जाए, हाफ कैपेसिटेंस, और ये क्या है? इसको सही मायने में तो डेल्टा V का स्क्वायर लिखना चाहिए। डेल्टा V का स्क्वायर लिखना चाहिए। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स। ऐसा समझिए, कोई भी एक कंडक्टर था जो उनकी सिमेट्रिक हो, ऐसे ही बना लिया, ठीक है कि नहीं? इसके पास Q1 चार्ज था, इसके पास क्या था? Q1 चार्ज। और एक और कंडक्टर था जिसके पास क्या था? Q2 चार्ज। ओके, मैंने इनको एक मेटालिक वायर से जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, R रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी पोटेंशियल लेट से V1 थी। इसकी पोटेंशियल कितनी थी? V1। इसकी पोटेंशियल कितनी थी? V2। और मान लीजिए कि V1 ग्रेटर देन V2 है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ये हायर पोटेंशियल पर, ये किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। हम बहुत आसानी से जानते हैं कि जो करंट है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा? अगर करंट फ्लो करेगा तो चार्जेस मूव होंगे ऑब्वियसली, और वो भी करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव होता है। तो इधर का चार्ज डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते इसकी वैल्यू रहेगी स्मॉल Q1, और इसका चार्ज ऑब्वियसली क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो रहा है। और इसका Q2 से बढ़ते बढ़ते इसका चार्ज रह गया स्मॉल Q2, ठीक है, बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। अब क्या होगा देखिए, और कब तक चार्ज का फ्लो होगा? चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक इनकी पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लिख देंगे, चार्जेस विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज कंजर्वेशन। हम सबसे पहले देखते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है रिमेन सेम। तो बताइए शुरू में कितना चार्ज था? शुरू में टोटल चार्ज था सर कैपिटल Q1। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइट हो गया है। शुरू में कितना चार्ज था भाई? कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। बाद में कितना हो गया? स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। ये हो गया। ओके, अब क्या हो गया भाई? एक ऐसा मोमेंट आया चार्ज का फ्लो होते होते, इनकी पोटेंशियल, अच्छा एक और बताओ, इसकी कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी? C2। अभी डिस्कस करते हैं इसको। शुरू में जो C1 है उस C1 को आप लिख सकते हो शुरू के हिसाब से C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q1 बाय V1 शुरू में इनिशियली। और जो इसकी कैपेसिटेंस है C2, इनिशियली हम लिख सकते हैं Q2 चार्ज था, पोटेंशियल कितनी थी? V2। शुरू में ये कहानी बनी है, ओके, कि शुरू में कैपेसिटेंस ये रही है। अब क्या हुआ? फ्लो करते करते पोटेंशियल बिकम इक्वल, उनका पोटेंशियल क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। और उस पोटेंशियल को मैंने कितना मान लिया है? V। कितना मान लिया है? V।
कब हुआ? जब इसके पास Q1 चार्ज आ गया, इसके पास कितना आ गया? Q2, तब इन दोनों के पास पोटेंशियल कितना आ गया? V एंड V। तो इस V पोटेंशियल को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। अगर इसके हिसाब से करूं तो स्मॉल Q1 बाय C1, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, और अगर इसके हिसाब से करूं तो स्मॉल Q2 बाय C2, ठीक है। और ये क्या हो गया है? कांस्टेंट। क्या हो गया है? कांस्टेंट। तो अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप देखें तो, यानी कि जब भी इनमें इनके चार्ज में शेयरिंग होगी, जब भी इनके चार्ज में क्या होगी? शेयरिंग, तो टोटल चार्ज का ये पार्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इनके पास 100 कूलम चार्ज हुआ, तो उसका ये क्या कर लेंगे? पार्ट कर लेंगे, कुछ पार्ट ये रख लेगा, कुछ पार्ट ये रख लेगा। यानी इनके चार्जेस का, फाइनल चार्जेस का जो रेशियो है, इनके फाइनल चार्जेस का जो रेशियो है, फाइनल चार्ज जो इन्होंने आखिरी में अकोमोलेट किया इन्होंने पोटेंशियल सेम होने के लिए के बाद, Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2। तो फाइनली जिस रेशियो में इनकी कैपेसिटेंस होगी, फाइनल पोटेंशियल जब इनका सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इनके चार्ज का रेशियो, इनकी कैपेसिटेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यूज भी करेंगे हम किसी न्यूमेरिकल में। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? ज्यादा कैपेसिटेंस होगी तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा सेम पोटेंशियल होने के बाद, और कम कैपेसिटेंस थी तो कम चार्ज इसने क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। चलिए हम अब Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं है। तो यहां से एक बार Q1 की वैल्यू अगर मैं देखूं, Q1 की वैल्यू को लिख सकता हूं C1 बाय C2 इंटू Q2, और मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं? पुट। तो यानी यहां पे आ गया Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1, यानी C1 बाय C2 इंटू Q2 प्लस Q2। आई थिंक समझ में आया होगा। इन दोनों में से Q2 को हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। Q2 को क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। Q2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बना? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q2 कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच गया C1 बाय C2 प्लस 1। आई थिंक समझ में आ रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी सी बात है नहीं। तो C1 प्लस C2 अपॉन C2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। अब आपको पता है कि अगर Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ गई? C2 Q1 प्लस Q2 इनिशियल वाले चार्ज, और C1 प्लस C2। दिस इज द चार्ज Q2 आफ्टर दे अचीव कॉमन पोटेंशियल। इसको कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इसको कॉमन पोटेंशियल भी बोल देते हैं कई बुक्स में, कॉमन पोटेंशियल। सिमिलरली जो स्मॉल Q1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भाई C1 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q2 है तो C2 और Q1 है तो C1। आई थिंक समझ में आ गया। ओके, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 C2, Q1 इज इक्वल टू, Q1 की वैल्यू यहां से पुट करो, Q1 इज इक्वल टू C1 इनिशियल V1। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि Q2 की वैल्यू यहां से पुट की है। आई थिंक समझ में आ रहा है। अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। सिमिलरली अगर Q1 लिखेंगे तो Q1 कितना आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है भाई। चार्जेस की फॉर्म में पूछो तो चार्जेस की फॉर्म में आपका रिजल्ट है, और अगर उसको रिप्रोड्यूस करना पड़े कैपेसिटेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस में तो ये रहा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे क्या हुआ? जब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, और वो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो करेगा तो हीट लॉस पक्का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो हुआ और हीट प्रोड्यूस ना हो। तो हम यहां पे निकालते हैं हीट प्रोडक्शन कितनी हुई, यानी कि हीट जनरेट कितनी हुई। आई थिंक समझ में आ गया है। ओके, अब देखिए जरा हीट प्रोड्यूस की बात और कर लेते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड,
यानी कि चार्ज को शेयर करने में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। यहां पे देखिए हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, यहां पे कोई और लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब क्या हो रहा है, जब चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हीट को अगर मैं देखूं, हीट बेसिकली क्यों आई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों का सम था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में, उनमें क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया है, डिफरेंस। ऑब्वियसली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, और फाइनल वाली क्या रही होगी, कम रहेगी, क्योंकि और तो किसी टाइप की एनर्जी इसके पास थी नहीं। अगर इसने एक, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन कहती है कि एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस नहीं हुई है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुई होगी, कन्वर्ट हुई होगी। तो पहले इनके पास क्या थी, ऑब्वियसली सर कंडक्टर के पास अगर चार्ज था तो इनके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर वहां से हीट प्रोड्यूस हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सर सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आपको बुक वाला कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, सिंपली हीट इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला आप पकड़ सकते हो, बट हम हाफ सी वी स्क्वायर ध्यान रह जाता है। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि शुरू में इतनी थी इनिशियली, जब कैपिटल क्या था, कैपिटल क्या 1 था, तो पोटेंशियल भी कितना था, V1, प्लस दूसरे के पास कितना था, हाफ C2 V2 स्क्वायर। सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये थी, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हुई हाफ C1, कॉमन पोटेंशियल हो गया V स्क्वायर, क्योंकि फाइनल तो इसने इतना अचीव कर लिया पोटेंशियल, प्लस दूसरे के पास हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहां से हम बड़ी आसानी से इनको निकाल सकते हैं। एक बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, हम वो नहीं लिखेंगे ना, वो याद रहता है, और जितना याद करने में हम भड़क लेंगे उससे आसानी से तो वैसे निकल जाएगा। आपके पास V1 है और V1 होगा, C1 होगा, V2 होगा। सर V निकालना तो कोई बड़ी बात थी नहीं, शेयरिंग ये वाला Q1 Q2 आ गया, Q1 Q2 आ गया, तो वहां से आप V भी निकाल सकते हो। अभी निकाला था, V इज इक्वल टू फाइनल चार्ज Q2 बाय C2। तो फिर हम इतना बड़ा फॉर्मूला याद करें ही क्यों। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ताकि हमें इस चीजें समझ में आ जाए और कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। रटने के लिए और सब्जेक्ट बहुत है, बट फिजिक्स को नहीं रटना है। फिजिक्स को रट ही लिया तो फिर फायदा क्या हो गया, ठीक है। फिजिक्स को बिल्कुल नहीं रटेंगे, ठीक है। चलिए ओके, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है C1 लेट से, वो है 20 माइक्रो फेरेड, और इसकी जो पोटेंशियल है इनिशियली इसके पास पोटेंशियल है भाई 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। फिर भाई रेजिस्टेंस से क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और यहां पे एक और है, इसके पास कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फेरेड, और इसकी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इस तरह से कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए, हमें है आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने की को बंद किया, चार्जेस का फ्लो हुआ, तो क्या होगा, हीट लॉस निकालनी। क्या निकालनी है, हीट लॉस। क्वेश्चन यही है, हीट लॉस। तो सबसे पहले हम ये तो देख लें कि इनिशियली कितना चार्ज था, ठीक है। इनिशियल चार्ज कैपिटल Q1 और उसका कैपिटल Q2। बता कैपिटल Q1 C1 V1 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800
माइक्रो फैरेड कूलम, 800 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर यहां पे Q2 देखूंगा दोनों की मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना, 4 दूनी 8, ठीक है, 800 माइक्रो कूलम। ये कितना हो गया 160 वोल्ट को फैरेड से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट को फैरेड से मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू तो आई 800 माइक्रो कूलम और Q2 की जो वैल्यू आई 160 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज जो मेरे पास है सिस्टम के पास Q1 प्लस Q2 आई थिंक 960 माइक्रो कूलम। कितना है 960 माइक्रो कूलम। अब क्या होगा, चार्ज Q1 से घटते घटते, क्योंकि इसकी पोटेंशियल हाई है, इसकी पोटेंशियल क्या है लो, इसका चार्ज घटते घटते कितना हो जाएगा Q1 और इसका चार्ज घटते घटते कितना हो जाएगा कैपिटल Q2, बढ़ते बढ़ते सॉरी, इसका चार्ज बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा स्मॉल Q2। हमें पता है Q1 बाय Q2 शेयरिंग के बाद जो चार्ज आता है वो ऑब्वियसली C1 बाय C2 के इक्वल था। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, तो बता Q1 बाय Q2 कितना आएगा, C1 कितना है 20, C2 कितना है 10, 20 माइक्रोफैरेड बाय 10 माइक्रोफैरेड यानी कि 2:1। कितना 2:1। अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 रेशो को यूज करके, 2/3 ऑफ टोटल चार्ज, 2/3 ऑफ ए टोटल चार्ज 960 माइक्रो कूलम। और Q2 को मैं लिख सकता हूं सर 1 था तो इसको लिखता हूं 1/3। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। और टोटल चार्ज कितना है 960 माइक्रो कूलम। मैंने सिंपली क्या किया, जो फाइनल चार्ज आया उनका जो रेशियो अभी अभी इनमें पड़ा था वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा, C1/C2 आ गया 2:1। यानी कि पहले वाला के पास कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज का 2/3, टोटल चार्ज का 2/3, और इसके पास क्या होगा टोटल चार्ज का 1/3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे अब बताओ, कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल था भाई, कॉमन पोटेंशियल था सर V इज इक्वल टू Q1 बाय C1 बोल दो या Q2 बाय C2 बोल दो। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है सर 2/3 ऑफ 960 माइक्रो कूलम। और C1 कितनी है, C1 की वैल्यू है सर मेरी 20 माइक्रो फैरेड। माइक्रो से माइक्रो गया भाई, कितना बच गया 2 इंटू 960 अपॉन 3 इंटू 20। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कूलम पर फैरेड क्या हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, ये फाइनल पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल है वो इतनी आ गई है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इसको सोल्व भी करूं तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 3 2, भाई इनकी जो कॉमन पोटेंशियल आ गई वो आ गई 32 वोल्ट। कितनी आ गई 32 वोल्ट। ठीक है, अब हीट लॉस क्या थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। पुट कर लीजिए, सारी वैल्यूज आपके पास है। ठीक है, C1 की है, V1 की है, C2 की है, V2 की है, V की है। ठीक है कि नहीं है, सोल्व कर लीजिएगा, आई थिंक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे ज्यादा करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। कर लोगे, सब कुछ है आपके पास, सिर्फ वैल्यूज पुट तो करनी। ठीक है, तो इस तरह से हम हीट लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं और हीट लॉस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बच्चे इसके फॉर्मूले को याद करते रहते हैं, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप यूज कीजिए। ठीक, और इसको जरूर याद रखिएगा, ये जो स्टेप किया है ये बहुत आसान कर देता है चीजों को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर। ओके, इसको समझते हैं। व्हेन टू मेटल प्लेट्स, प्लेट्स क्या देते हैं, दो प्लेट हो सकती है मेटल की, दो मेटेलिक स्फीयर हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको नजदीक नजदीक रखेंगे। प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर फॉर्म कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमें बेसिकली दो मेटल की बॉडी चाहिए होंगी, ठीक है, मेटालिक बॉडीज प्लेट्स की फॉर्म में हो सकती हैं, स्फीयर की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट रहती है। तो समझिए, मान लिए एक ये बॉडी है मेटालिक बॉडी, इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है, ठीक है, मतलब इस सिस्टम का, इसका पोटेंशियल लेट से V1 है, इसका पोटेंशियल कितना है V2, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास क्या है माइनस क्यू चार्ज है। अबे अब क्या हुआ, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एक खास बात देखिए, जब हम आइसोलेटेड कंडक्टर की बात कर रहे थे तो सरफेस से शुरू हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और कहां तक जा रहा था, इनफाइनाइट तक, यानी बिखरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड था, बिखरा हुआ। बट यहां पे जब मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली और ये क्या है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। क्या हो गया है, स्टोर, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया है, स्टोर, और स्टोर की हुई चीजें तो फायदे की होती हैं, ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया है, स्टोर, यानी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में या मेटेलिक बॉडीज के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लिया है, स्टोर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, मेटेलिक बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी है, स्टोर, ठीक है, पहले बिखरी हुई थी, R टू इंफिनिटी तक बिखरी हुई थी, ठीक है, बट अब हमने इस छोटे से स्पेस में हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया है, हमने एनर्जी को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तो अगर मैं इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लिया तो कैपेसिटेंस तो ऑब्वियसली होगी, इन दोनों ने स्टोर किया है, इस पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटेंस होगी, तो C इज इक्वल टू, C का फॉर्मूला क्या था सर, क्यू बाई वी था। मैंने बार में भी कहा था ये पोटेंशियल ना होके, पोटेंशियल कोई चीज ही नहीं होती है, वो एक्चुअली में क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज इक्वल टू चार्ज, जो ये क्यू होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इस सिस्टम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा लेट्स से प्लस क्यू, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको डेल्टा V लिखो, इसकी पोटेंशियल V1 थी, इसकी कितनी थी V2, तो यहां पे लिखोगे V1 माइनस है V2। सर पहले तो हमने नहीं लिखा था, पहले भी लिखा था, तुम्हारा जो कैपेसिटर जो स्फीयर था उसका पोटेंशियल कितना था V, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिखरा हुआ था उसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है, 0। अब तब भी मैं क्या कर रहा था, V माइनस 0, यहां पे V माइनस 0 लिख रहा था, ठीक है, डिस्कशन नहीं किया था वो अलग बात होती है, बट हमेशा क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। समझ में आ गया, एक पॉइंट हो गया था सरफेस और एक पॉइंट क्या हो गया था, इंफिनिटी, इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना था 0, इसका कितना था V माइनस 0 को मैंने V लिख दिया था, बट सही मायने में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो C इज इक्वल टू इन दोनों के ऊपर, इन दोनों में से जिसके ऊपर प्लस क्या चार्ज है वो लिख दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ऐसे, बैटरी नहीं है, दोनों इक्वल है, या कई बुक्स में ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए, मान लिए इसके पास है
प्लस 5 वोल्ट, इसके पास कितनी है प्लस 5 वोल्ट, और इसने चार्ज, इसके पास चार्ज है प्लस 10 कूलम, कितना है प्लस 10 कूलम, और इसके पास कितना है माइनस 10 कूलम, माइनस 10 कूलम, और इसके पास इसके पास पोटेंशियल है प्लस 2 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट। ओके, अब मेरे को बताओ इसकी सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो C इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज कितना है 10, दोनों में से पॉजिटिव लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 10/3, 10/3 फैराड लिख देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता, इसके पास 10 कूलम है, प्लस 10 कूलम और प्लस 5 वोल्ट, और इसके पास कितना है माइनस 10 कूलम और इसके पास है माइनस 2 वोल्ट, तब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होता, इसका कैपेसिटेंस होता 10 5 माइनस माइनस 2, 5 माइनस माइनस 2, डिफरेंस तो ऐसे निकलेगा, ये 5 2 था तो इनका डिफरेंस कितना आ गया प्लस 3, अब ये क्या 5 माइनस 2, और 5 में और माइनस 2 में कितना का डिफरेंस है 7 का, कितने का है 7 का, तो ये आंसर आ गया 10/7 फैराड। ऑल्दो वो फैराड बहुत लार्ज यूनिट है, बट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नॉट जस्ट C इज इक्वल टू क्यू बाई V, वो होता है क्यू बाई डेल्टा V, ये जरूर ध्यान रखें आप। ओके तो इसी तरह पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं एनर्जी, इसमें एनर्जी भी तो स्टोर है, एनर्जी स्टोर की बात करेंगे ऐसे ही फटाफट, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल कितना है VB, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा स्टोर था तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगा स्टोर, तो यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो था हाफ CV², ठीक है कि नहीं है, या हाफ Q² बाय C, या हाफ QV, तो जहां जहां V है वो सिंपली V नहीं है, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर लिखना पड़े तो हाफ C डेल्टा V का स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज बाय C, ठीक है, या हाफ Q बाय डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू आपको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है घटते हुए पोटेंशियल की तरफ, घटते हुए पोटेंशियल की तरफ, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो VA हैव हायर वैल्यू एंड VB हैव स्मॉलर वैल्यू, तो डेल्टा V की वैल्यू VA माइनस VB। आई थिंक आपको समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले डिस्कशन हो चुका है, मान लो कि ये दो प्लेट्स हैं, सिर्फ रोड नहीं है, ये इस तरह से प्लेट्स है पूरी, यहां से भी पूरी प्लेट, इनके पास एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं तो ये ऐसा कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, इनका एरिया A है, इनका एरिया, इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में सेपरेशन लेट से D, कैपिटल D, और इनके बीच में क्या है एयर है, क्या है एयर। इससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए। अगर मैं इस प्लेट को Q1 चार्ज दे दूं और इसको क्या दे दूं Q2 चार्ज, तो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इधर की तरफ आता है Q1 प्लस Q2/2, दोनों का सम किया हाफ कर दिया, इधर सेम चार्ज दोनों का सम किया क्या कर दिया हाफ, इधर कितना आएगा Q1 में से इसको माइनस कर दो, Q1 प्लस Q2/2,
और इधर कितना आएगा, इधर आएगा Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, फटाफट न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे 10 कूलम है, कितना है 10 कूलम, और यहां पे 2 कूलम। ठीक है, सिंपली ऐसे समझते हैं, दोनों का सम कितना हुआ 12, 12 का हाफ कितना हुआ 6, तो 6 कूलम इधर और 6 कूलम इधर, वो भी प्लस का, दोनों का सम हाफ किया, इधर और इधर बांट दिया। अब ये देख, ये टोटल 10 कूलम था प्लस 10 कूलम, 6 यहां पे उड़ के तो नहीं जा सकता चार्ज, रहेगा तो टोटल का टोटल चार्ज इधर ही, एयर है तो जंप करके थोड़ा जाएगा। प्लस 6 कितना बच गया सर, प्लस 4 कूलम बच गया, कितना बच गया प्लस 4, ऐसे समझ। यहां पे 6 था, इधर कितना लेके आऊं कि टोटल प्लस 2 हो जाए, तो माइनस 4 कूलम, कितना हो जाएगा माइनस 4 कूलम। आई थिंक समझ में आया। इसी चीज को ऐसे समझ लो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे क्या था माइनस क्यू चार्ज, मैंने दोनों प्लेट को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया, दोनों को ऐड कर कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, तो यानी यहाँ और उसका हाफ किया तो 0, इधर भी 0 और इधर भी क्या है 0, तो यानी इधर कितना आ जाएगा प्लस क्यू, इधर कितना आ जाएगा प्लस क्यू, दोनों का सम, इधर कितना आ जाएगा माइनस क्यू। और इसी चीज को क्या बोलते हैं कैपेसिटर, वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, कोई बड़ा सा इशू नहीं है, इतनी इन वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड करो, हाफ कर दो भाई इधर और इधर, फिर इधर कितना चार्ज देंगे इनका सम ये आ जाए, सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों का सम करके ये आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहां सेम आएगा और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इन पे तो चार्ज बराबर बराबर दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके पास क्या है प्लस क्यू चार्ज, इसके पास क्या है माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है V, कितना है V। अब आपको पता हो, अगर आपको ध्यान हो, एक शीट की वजह से, एक प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेट आप कंसीडर करके चल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव की वजह से भी उधर ही आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेट्स के बीच में, इसको सिंपली ऐसे दिखा लेते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में ये प्लस क्यू, इधर क्या है माइनस क्यू, और किधर है इधर प्लस क्यू, इधर क्या है माइनस क्यू, बाहर कितना है 0 0। सर इधर की तरफ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसकी वजह से उधर की तरफ पॉजिटिव है तो आवे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी उधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बाय ए, सिग्मा क्यू बाय ए। तो ई नेट की जो वैल्यू आती है, दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, इसको मैंने ऐसे बताया था, माइनस डीवी का मतलब है कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, माइनस डीवी का मतलब क्या है कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, डी आर का मतलब क्या है कितना चलने से, कितना चलने से। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ V पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और कितना चलने से सर कैपिटल D चलने से, कितना चलने से कैपिटल D चलने से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाय D, इज इक्वल टू V बाय D। अब देखिए सिग्मा को क्या लिख सकते हैं क्यू बाय ए, और एप्सिलॉन नॉट V बाय D। तो यानी यहां से मैंने V की वैल्यू को लिखा, V की वैल्यू निकल के आती है क्यू D बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां से अरेंज करूं एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज इक्वल टू क्यू बाय V, और क्यू बाय V
होता क्या है, क्या भाई होता है कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस निकल के आई है वो आई है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ध्यान से देखिए, ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, और कैपिटल डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। यानी अगर मैं कहूं ए और डी को मैं कह सकता हूं डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशन ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर ही बोल दे, कोई गलत बात नहीं है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को कह सकता हूं मीडियम, दोनों प्लेट के बीच का मीडियम। यह बात मैंने पहले भी कही थी, जब भी कैपेसिटेंस आएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसी के लिए भी निकाल लीजिए, दो ही चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम और एक उसका खुद का डायमेंशन, एक खुद का डायमेंशन। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर कुछ ऐसा कैपेसिटर ले आऊं पैरेलल प्लेट के बीच में, आपकी बार वैक्यूम एयर नहीं है, इसको मैंने फिल कर दिया एक ऐसे मीडियम से जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा सर, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, क्योंकि यहां पे मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख रहे हो, और किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखनी है तो वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई में उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो जितना एप्सिलॉन आर होगा, हायर इज द एप्सिलॉन आर, मोर इज द कैपेसिटेंस। तो नहीं, पहले भी ये हुआ था कि एप्सिलॉन आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जो जो आपकी के इश्यूज हैं वो मेरे साथ आप शेयर करते रहिए, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत लगे, ठीक है, बहुत जल्द थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। और जो भी आप मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चों, घबराइए मत, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं आपके बीच में हूं, ठीक है। मैं अपना काम पूरा करता रहूंगा, आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, मेरे को बहुत खुशी होगी जब आपके रिजल्ट्स आएंगे। ओके, बाय बाय।